नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, हिमाचल कांग्रेस में क्या हो रहा है? सुक्खू सरकार पर बार बार खतरे के बादल क्यों मंडरा जाते हैं? ये विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने ऐलान कर दिया कि यूपी में योगी की तर्ज पर हिमाचल में भी अपने नेम प्लेट लगानी पड़ेगी दुकानों के आगे, जूस की दुकान हो, कोई भी दुकान हो खाने पीने की, और उस फैसले से अब उन्होंने एक तरह से यू टर्न भी ले लिया, झाड़ पड़ गई उनको आला कमान से। देखिए, हिमाचल में सरकार किन स्थितियों परिस्थितियों में बनी थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू को जब चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुना गया, तो वहाँ कई लोग हैं जिनको ये रास नहीं आया था, पसंद नहीं आया था। आप जानते हैं कि इस देश में कुछ ही चेहरे ऐसे हैं, कुछ ही परिवार ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया है। तो विक्रमादित्य सिंह के पिताजी वीरभद्र सिंह, जिनको राजा वीरभद्र सिंह कहा जाता था, वो हिमाचल प्रदेश के भी लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे। तो जब वीरभद्र सिंह नहीं रहे और उनके बेटे राजनीति में आए, जीते, तो जाहिर है उनकी मम्मी प्रतिभा सिंह की ये इच्छा रही होगी कि या तो वीरभद्र सिंह की जगह उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या फिर उनके बेटे को बनाया जाए। ये हो नहीं पाया, और नहीं हुआ तो कई बार अच्छे के लिए होता है, कई बार वो चीज़ें उस समय तो फौरी तौर पर दब जाती हैं, लेकिन फिर बाद में वो उभरती रहती हैं। तो वो हम हिमाचल में देख रहे हैं। हमने कुछ समय पहले देखा था जब कई कांग्रेस एमएलए ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था, और तब कहा गया था कि इसके पीछे तो वीरभद्र सिंह का परिवार है, प्रतिभा सिंह हैं और उनके बेटे हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रहे और बाकी विधायकों की तो बलि हो गई, यानी वो तो कांग्रेस से बाहर हो गए और उनमें से अधिकांश सदन से भी बाहर हो गए, क्योंकि जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत गई। तब तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, अपनी सरकार बनाने की चेष्टा कर रही है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका थी कि नहीं थी, वो तो एक बाद की बात है, एक जांच का विषय है। लेकिन असली मामला तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंतर्कलह है, मतभेद हैं, मनभेद भी हैं, और सब अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं। वो तो चलिए प्रकरण निपट गया किसी तरीके से और मान लिया गया था कि अब सुक्खू सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन ये जो ताजा प्रकरण है, ताजा प्रकरण ये नहीं जो अभी इन्होंने आदेश जारी किया या योगी आदित्यनाथ वाला अनुकरण इन्होंने किया कि भाई यहाँ भी हम दुकानों पर सबको जो है नाम पट्टिकाएं लगानी पड़ेंगी, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। असली संकट जो मेरी नज़र में था वो संजोली मस्जिद का था और मंडी का था, पावटा साहब का था। कई जगहों पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस के साथ जिस तरीके से कन्फ्रंट्रेशन हुए हैं, हिमाचल जैसे पहाड़ी स्टेट में जो छोटा सा एक राज्य है और अपनी शांति के लिए, अपनी सुरम्यता के लिए जाना जाता है, वहां पर अगर सड़कों पर, और कितने मुट्ठी भर मुसलमान होंगे संजौली में, मुश्किल से 500-600 के आसपास, लेकिन वहां अगर हजारों की भीड़ आ जाए सड़कों पर, बैरिकेड्स उखाड़ फेंके और वो मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, तो आप ये इसके पीछे कौन ताकतें हैं, कौन शक्तियां हैं, और वो इस शांत सुरम्य प्रदेश से क्या एक मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं, वो भी हमें समझने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर, सुक्खू सरकार के भीतर भी, वो चाहे विक्रमादित्य सिंह हो, चाहे अनिरुद्ध सिंह राणा हो, ये सब जिस तरीके से सदन में भी और सदन के बाहर भी
अब एक स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं हिंदुत्व के पक्ष में और मस्जिदों के खिलाफ, अवैध मस्जिदों के खिलाफ, और जो प्रदर्शनकारी थे उनके समर्थन में जिस तरीके से ये खुल करके आए और कहा कि अगर अवैध पाई गई तो उनको गिराया जाएगा। तो ये अगेन मैं ये कहूँगा कि जो काम अधूरा रह गया था, वो शायद पूरा करने की दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं। अच्छी बात ये है कि कांग्रेस इस बार सोती नहीं रही। एक बार आपको याद होगा, शायद 2017 की बात है, हुँ, गोवा का जब रिजल्ट आया था तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कम थे और कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा थे। इसके बावजूद वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी क्योंकि दिग्विजय सिंह सोते रह गए। सही है। तो इस बार कम से कम पार्टी सोती हुई नहीं मिली और विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला कर के उनको अब डाँटा है, डपटा है, समझाया है, किस कैपेसिटी में क्या बात हुई ये तो दरवाज़ों के पीछे की बात है। लेकिन कम से कम अभी विक्रमादित्य सिंह के जो बोल हैं, जो बयान हैं, उनसे लग रहा है कि फौरी तौर पर जो एक डैमेज दिखाई दे रहा था, उसको दबाने की कोशिश हुई है और मैं डैमेज शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? हुँ, अभी जम्मू-कश्मीर में 1 चरण के मतदान होने हैं, 1 अक्टूबर को। अभी हिमाचल के साथ लगते हरियाणा स्टेट में 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं। हालाँकि हरियाणा में मुस्लिम बहुत कम हैं, इधर पुन्हाना, मेवात के इलाके में, कुछ फिरोजपुर झिरका, थोड़े बहुत जगाधरी में, बस इतने से ही मुसलमान हैं। तो भी अगर आपके हिमाचल स्टेट का कोई मंत्री, यानी कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री, अपने फेसबुक पोस्ट में योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो लगा करके, खबर लगा करके, उस पर टिप्पणियाँ करता है और स्पेसिफिकली शुरुआत यहाँ से करता है कि हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश की तरह, हिमाचल में भी, इसका मतलब ये है कि आप योगी आदित्यनाथ का अनुकरण कर रहे हैं, बिल्कुल, अनुसरण कर रहे हैं और बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में जो हुआ है, वही आप हिमाचल में कर रहे हैं। तो ठीक है, फौरी तौर पर डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये जो हमें चिंगारी दिखाई दे रही है, जी, ये शांत हो जाएगी, ऐसा क्या मुझे समा दिखाई दे नहीं रहा है। आगे चल कर के हिमाचल में कुछ गुल खिलने वाला है, ये इसके इंडिकेशन हैं, अंजू जी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब दो देखिए ना, 1 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने बोला है कैमरा के सामने कि जैसा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, वैसा हम यहाँ हिमाचल में कर रहे हैं। फिर वो आज जब दिल्ली आए, तलब किए गए थे, तो उसके बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दिया कि इसका उत्तर प्रदेश जिससे कोई लेना-देना नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। हिमाचल के लिए ही बोला था कि वहाँ पर भी ये सब होना चाहिए, इस तरह से जो लोग आते हैं, साफ-सफाई रहे, वेंडर्स जो हैं, इनको अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए। तो अब वो योगी से एक तरह से दूरी बनाते दिख रहे हैं। पर सर, डैमेज कंट्रोल भले किया जा रहा हो, लेकिन पार्टी के अंदर जो घमासान मच गया है, छत्तीसगढ़ के जो इनके नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम टीएन सिंहदेव, वो तक कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, सोचना चाहिए और बार-बार अगर दिक्कत सुक्खू सरकार को उनके ही एक मंत्री से हो रही है सर, अभी जो पिछले दिनों बगावत हुई थी, उसमें भी अहम भूमिका विक्रमादित्य सिंह की थी। तो अगर आलाकमान अब जागा है, तो तब जाग जाता, पूरी तरह से जाग जाता, तो हो सकता है वो जो दिक्कत है उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया जाता। लेकिन अगर वही शख्स बार-बार दिक्कत कर रहा है, तो कब तक बर्दाश्त करेगी कांग्रेस उसको? नहीं, कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में उसे सरकार बनाए रखनी है हुँ, या इसकी बड़ी कीमत चुकानी है। क्योंकि विक्रमादित्य सिंह अगर कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब वो अकेले तो बिल्कुल नहीं है। हुँ, कुछ विधायकों का, एक वर्ग का उनको समर्थन हासिल है। मैं वो बड़ी टिप्पणी करना नहीं चाहता, मेरे मित्र रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर हुँ, और दिल्ली में हमने साथ-साथ काम किया है और पारिवारिक रिश्ते रहे। कांग्रेस पार्टी हम खुद ही साथ ही कवर करते थे, वो जनसत्ता में थे, मैं अमर उजाला हुँ, में था, नेशनल ब्यूरो में। लेकिन
महत्वाकांक्षाएं तो मुकेश अग्निहोत्री की भी रही होंगी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। आखिर वो भी 4 बार के एमएलए थे और इस बार 5वीं बार चुने गए हैं। बिल्कुल। फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और साधारण बैकग्राउंड वाले को कांग्रेस में अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो ये अपने आप में आश्चर्य का विषय होता है। ये आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है कि किसी किन्हीं मोहन यादव को बुला लिया या भजन लाल शर्मा को बुला लिया या साय साहब को बुला लिया छत्तीसगढ़ में, या पहली बार करनाल से जीतने वाले जिनके पास प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था, मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी में तो सुने थे, लेकिन कांग्रेस में तो एक रवायत है साहब, खानदानी लोगों को ही हमेशा जो है आगे करके उनकी राजनीति चलती रही है टॉप टू लेवल बॉटम तक। पर कुछ कुछ राज्यों में हमने देखा है और वहां कांग्रेस को बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में जब जगन मोहन रेड्डी के पिताजी की डेथ हुई थी तो वहां पर उनको तरजीह नहीं दी गई थी, तो वहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसी तरीके से अब हम हिमाचल में देख रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह के परिवार की असंतुष्टि का भाव, जो आक्रोश है, जो नाराजगी है, वो बार बार निकल करके बाहर आ रही है। और ये केवल विक्रमादित्य ही ऐसा कर रहे हैं ऐसा है नहीं। उनकी जो माताजी हैं प्रतिभा सिंह, मुझे तो लगता अध्यक्ष है कि तो प्रदेश वहां से, कांग्रेस के अध्यक्ष है। हाँ हाँ, वो उनको अध्यक्ष बना करके रखा गया है, तो भी आप उनके बयान उस समय भी उठा करके देखिए जब वो 5-6 एमएलए की बगावत हुई थी, तब के आप उनके बयान बस देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि वो असंतुष्ट हैं, अपने बेटे को ना बनाए जाने से असंतुष्ट हैं। और एक बात और, आप तो हिमाचल से हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, वीरभद्र सिंह और मुकेश अग्निहोत्री बहुत आपस में उनका तालमेल था। तो मुकेश अग्निहोत्री ठीक है, अपना डिस्टेंस दिखा करके एक साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कर रहे हैं कि अगर कोई सत्ता परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन तो नहीं, नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि ऐसे में वीरभद्र सिंह के परिवार को कमान ना सौंप करके एक किसी दूसरे निर्विवादित चेहरे को बनाया जाए और शायद तब वो एक चॉइस हो कांग्रेस नेतृत्व की। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि विक्रमादित्य सिंह क्या इतने बच्चे हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि अगर वो फेसबुक पर योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का समाचार लगा रहे हैं और हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश की तरह ये लिख रहे हैं, तो बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या लाइन ले रहे हैं या क्या संकेत दे रहे हैं। उन्होंने जो लाइन ली है उसके बारे में, मतलब वो कहते हैं ना ढिंडोरा पीट करके बताया है, तो वो ढिंडोरा पीट करके ही बता रहे हैं कि मेरी लाइन क्या है, मेरी दिशा क्या है और मेरी मंजिल भी क्या होगी अगर हमारी बात नहीं मानी गई और हमारे संदेश और संकेत नहीं देखे गए और समझे गए। सर यहाँ पर ये भी मतलब बात करना जरूरी है कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, कांग्रेस के नेताओं ने, हम सबको पता है कैसे नकार दिया था, सोनिया गांधी ने न्योता नकार दिया था, लेकिन वो इकलौते कांग्रेस के नेताओं में से एक थे जो आए थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हम भगवान श्री राम को मानते हैं, सनातनी हैं और मैं आऊंगा, तब वो आए थे। उस वक्त भी काफी नाराजगी कांग्रेस के अंदर देखने को मिली थी। और अभी जब अनिरुद्ध सिंह, जो पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने संजौली की मस्जिद का मामला सदन के अंदर उठाया, उनकी बगल में ही बैठे हुए थे विक्रमादित्य सिंह, और अगले दिन उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुत्व को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, सनातन को आगे लेके जाएंगे, अवैध मस्जिदें जो भी होंगी, जो कुछ अवैध होगा उसको धराशायी करेंगे। तो वो तो बताते रहते हैं सर बार बार। और अभी भी जब ये जारी किया है तब भी उन्होंने कहा था कि मैं सनातनी हूं।
मैं तो उस वक्त भी अयोध्या गया था जब भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। तो वो ये याद दिला रहे हैं लोगों को कि मैं सनातन को ही मानने वाला हूं। तो इन बातों का क्या मतलब समझा जाए? कांग्रेस में तो कोई खुलकर कभी नहीं कहता कि मैं सनातनी हूं। बहुत सारे प्रवक्ता कांग्रेस के जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, सब यही तो कहते थे कि हमको सनातनी बोलने पर या सनातन का पालन करने पर भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता था आला कमान की तरफ से। देखिए, विक्रमादित्य सिंह, संजौली मस्जिद, मंडी की मस्जिद, ये सब जितने प्रकरण हैं, ये कांग्रेस नेतृत्व के गले में अटक गए हैं और वो ना निगलते बनता है और ना ही उगलते बनता है। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी या अल्पसंख्यकों की आबादी कितनी है? 1.5-2% भी नहीं होगी, 1.5-2% भी नहीं होगी। तो वहां पर मोस्टली आप 95 से लेकर के 98-99% आप हिंदू आबादी लगा लीजिए, तो आप उनकी अनदेखी कर सकते हैं क्या? आप सनातनियों की अनदेखी कर सकते हैं? आप अगर उनमें एक आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है तो उसको नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? और हिमाचल प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव होकर के निपटे हैं, सभी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीत ली हैं। उपचुनाव हुआ था तो प्रतिभा देवी सिंह जो है वो जीत गई थी उपचुनाव, लेकिन इस बार कंगना जैसी एक नया चेहरा, उन्होंने विक्रमादित्य को हरा दिया। तो ये क्या संकेत है? इसका संकेत सीधा सीधा ये है कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद कहीं कोई चूक तो हुई है। अगर मेरा मानना है, ये जरूरी नहीं है कि वीरभद्र के परिवार से ही किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता, पर हो सकता है कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके भी संतुष्ट किया जा सकता था। पर ऐसे में जो 5 बार के चुने गए हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनका क्या होता? बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा संकट इस समय हम हिमाचल में देख रहे हैं। और कोई माने ना माने, जो संजौली में हुआ, जो मंडी में हुआ, जो पावटा साहब में हुआ, जो दूसरी जगहों पे हुआ, ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, एक आक्रोश है। और वो आक्रोश क्यों है, ये भी जानने और समझने की जरूरत है। अंजू जी, मैंने अपने यहाँ तो एक प्रोग्राम किया था और मैंने एक दूसरे चैनल पर भी किया था, उस चैनल का नाम लेना ठीक नहीं, पर मेरा कहना ये है कि ये जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी 240 पर अटक गए, हालांकि 240 की फिगर भी मैं कम नहीं मानता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हार गए हार गए, अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है। जब 2004 में कांग्रेस पार्टी की केवल 145 सीटें आई थी तो वो जश्न मना रही थी, मनमोहन सिंह शपथ ग्रहण कर रहे थे। फिर 2009 में इनकी केवल 205 सीटें आई, फिर से उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, फिर से जश्न मनाए कांग्रेस में, और इसी खानदान ने मनाए, सोनिया राहुल गांधी के परिवार ने ही जश्न मनाए। आपके तो 145 आ जाएं तो आप जश्न मनाएंगे, 205 आ जाएं तो जश्न मनाएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रहने के बाद भी 240 सीटें ला रही है तो वो चुनाव हार गई, ये क्या तर्क और कुतर्क है? तो इसलिए मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी हारे, पर फिर भी एक भाव है हमारे और आपके मन में भी था, जो मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के समर्थक हैं, उनके विजन के समर्थक हैं। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके हम समर्थक हैं। तो हम लोगों को भी पीड़ा हुई थी कि 240 पर रह गए हैं। तो भारत का जो आम जनमानस है, जो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक प्रायश्चित का भाव है कि साहब कसर रह गई, कमी रह गई, कहीं हमारे स्तर पर ढील रह गई है। तो वो अब गुस्सा किसी ना किसी रूप में निकल करके सामने आ रहा है।
और वो केवल संजौली में, मंडी में, पावटा साहब में, दूसरी जगहों पर नहीं, ये हमें सूरत के सैयदपुरा में भी दिखाई दिया। जब कुछ पत्थरबाजों ने एक टेम्पो में पहुंच करके गणेश जी की प्रतिमा पर पथराव कर दिया और आधे घंटे के भीतर 10,000 की भीड़ सड़कों पर उतर आई हिंदुओं की। ये हमें सिलीगुड़ी में दिखाई दिया। जब फरवरी में त्रिपुरा से एक शेर और शेरनी को लाया गया पश्चिम बंगाल के एक अभ्यारण्य के लिए, चिड़ियाघर के लिए, और शेर का नाम अकबर रख दिया गया और शेरनी का नाम सीता रख दिया गया, तो सिलीगुड़ी में हिंदू जागरण मंच के बैनर पर लोग सड़कों पर उतर आए। और अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर क्रूरता और बर्बरता हुई तो भी उसी सिलीगुड़ी में फिर से लोग जो है सड़कों पर दिखाई दिए। ये जगह जगह जो आक्रोश दिखाई दे रहा है हमें हिंदुओं का, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वो भाव है कि साहब अगर ये 240 सीटों पर ना अटकते तो जो हमें राहुल गांधी की देश के भीतर भी, संसद के भीतर भी, देश के बाहर भी ये जो गाली गलौज की भाषा सुनने को मिल रही है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये भाव कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रहा है और ये हिमाचल में भी है, ये हर जगह है। सर हिमाचल में तो जिस तरह से लोग संजौली में उतरे थे, बिलासपुर में, मंडी में, मैं खुद हैरान थी। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फोन करके कहा कि हिंदुओं ने तो वहां पर कमाल कर दिया, कभी हिंदू एकजुट होकर इस तरह से सड़क पर उतरता किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन आप वहां देखिए क्या खेल खेला कांग्रेस ने। सर वहां पर देखिए कैसे वो उस मस्जिद का एक मुलाजिम आ जाता है सामने, कमेटी का मेंबर कहता है कि हम तो जी शांति चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, और हम तो अल तकिया जिसको कहा जाता है इस्लाम में, उसका पालन किया कि हम तो खुद ही गिरा देंगे 3 अवैध मंजिलें। अगर अवैध है आप बताइए तो सही। आपने कभी सुना कि इस तरीके से इस समुदाय के लोग सामने आकर कभी कहें अगर ऐसा ही था सर तब तो इतने 550 साल थोड़े लगते हमको भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में, अगर इतना ही सौहार्दपूर्ण वातावरण ये लोग चाहते होते। लेकिन वहां पर उन्होंने अल तकिया का इस्तेमाल किया और उसके पीछे भी कांग्रेस थी, उन्होंने उसको संभालने की कोशिश की मामले को, लेकिन उनको क्या पता था बाकी जगहों पर भी ये पूरा का पूरा फैल जाएगा। और सर खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है उन्होंने कहा था कि देखिए जब उन्होंने शपथ लिया था 97 या 98% हिंदू हैं, उस स्टेट में भी हमने बीजेपी को हरा दिया। तो उन्होंने तो खुद माना था कि वो सबके सब हिंदुओं के वोटों से जीत कर सत्ता में आए हैं। तो उन्हीं हिंदुओं के लिए वो साथ में अगर हिंदू सब सड़कों पर उतर रहा है अवैध मस्जिद के खिलाफ, तो कांग्रेस को तो वहां पर हर कीमत पर साथ देना पड़ेगा। दोबारा किस मुंह से जाएंगे वो वोट मांगने? वहां मुस्लिम और हिंदू की तो बात ही नहीं हो रही, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की बात भी नहीं है, दोनों का वोट बैंक तो फिर एक ही हुआ ना। देखिए हिमाचल समेत इस देश में कुछ राज्यों का जो एक मूड है ना, वो जो रोटी पलटने वाला मामला है कि 5 साल इनको देख लिया, चलो अब 5 साल दूसरी पार्टी को देख लेते हैं, तो कुछ वैसा ही भाव रहता है हिमाचल में। हम तो बहुत सालों से, दशकों से देख रहे हैं, तो वहां पर एक मिजाज है मतदाताओं का। वो क्यों ऐसा करते हैं ये तो वही जाने। लेकिन सुखविंदर सुक्खू को मैं डाउन टू अर्थ आदमी मानता हूँ, एक सुलझा हुआ नेता भी मानता हूँ, और चूंकि स्टूडेंट लीडरशिप से ही वो उभर करके यहाँ तक आए हैं और कंट्रोवर्सीज वगैरह बहुत ज़्यादा उनके नाम के साथ नहीं है। लेकिन जब वो इस तरह का बयान देते हैं कि साहब हिंदुओं की आबादी है और फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के बयानों का रिएक्शन हो जाता है। तो वही हम वहाँ होते हुए देख रहे हैं। और जो एक बात और आपने कही है, तो ये जो एक हिंदुओं में जागरूकता दिखाई दे रही है, इसकी बड़ी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश ने गुंडागर्दी को खत्म होते हुए देखा है, गुंडों को एक टांग पर लंगड़ाते हुए चलते देखा है। जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, जो अपहरणकर्ता हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, उनको या तो स्वर्गलोक जाते हुए देखा, स्वर्ग का नाम तो नहीं लेना चाहिए ऐसे 72 लोगों, लोगों के पास। हाँ ऐसे लोगों को लिए,
तो वहां जाते हुए देखा है, और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त होते हुए देखा है। और जिस तरह का आज वातावरण है, जिस तरह का सांस्कृतिक और सामाजिक विघटन हुआ है, तो उसके मद्देनजर ये रोग, ये बीमारियां हमें हर स्टेट में दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ जो एक्चुअल में हम लोगों की पीढ़ी है, हमारी आपकी या हमसे जो पहली पीढ़ी थी, उनकी जो एक पीड़ा है कि ठीक है आप मॉडर्न बनिए, आप आधुनिक अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग करिए, लेकिन जो आपकी मूल पहचान है, जो जिससे आपका वजूद है, जो आपकी कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपके संस्कार है, उनको मत छोड़िए। और जब आप इनको छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी को प्रवोक भी करते हैं। और जिस तरह की एक साजिश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और हमारे घर के भीतर भी, यानी डोमेस्टिकली भी रची जा रही है, हिंदू लड़कियों को खराब करो, मतलब उनको बहलाओ फुसलाओ, उन पर पैसे खर्च करो, नाम बदल करके, अपनी पहचान बदल करके उनको अपने जाल में फंसाओ किसी तरीके से, और उसके बाद खराब करो और फिर उनको मार डालो। एक जो टेंडेंसी हम पूरे देश में देख रहे हैं, तो वो टेंडेंसी भी नियंत्रित करने के लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को देख करके लोगों के मन में ये भाव जाग रहा है कि जब यहाँ एक योगी आदित्यनाथ ठीक कर सकते हैं, तो फिर हम दूसरे स्टेट में भी सरकारों पर प्रेशर बिल्डअप करके उनको बाध्य कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों को नियंत्रित करें, जो अब बेलगाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब पर ये जो हल्द्वानी में हुआ, 1 मिनट और लूंगा, ये जो हल्द्वानी वाला प्रकरण था, रेलवे को विस्तार करना था, नमो भारत या वंदे भारत वहां तक चलानी थी, उसके लिए पटरियों का आधुनिकीकरण करना था, कुछ और पटरियां बिछानी थी। वहां पता लगा कि रेलवे की जमीन पर तो कब्जा करके 50,000 की आबादी, जिनमें रोहिंग्याज भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने तो पूरी एक वहां उपनगरी बसा ली है। और जब उनको वहां से हटाने के लिए नोटिस इशू किए गए, तो प्रशांत भूषण जैसे और कुछ दूसरे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब इनको हटा दीजिए अगर हटाना है तो, लेकिन पहले उनके लिए मकान बना करके दीजिए। बताइए। यानी अवैध कब्जाधारियों को, घुसपैठियों को अब आप मकान बना करके दीजिए, घर बना करके दीजिए, और तब रेलवे की संपत्ति जो है वो खाली करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब बैठता जा रहा है कि भाई ये तो अति होती जा रही है। जी सर ये अति है। और आप ये देखिए कि जो पहाड़ी राज्य है वहां का तो डेमोग्राफिक बदलाव हो ही रहा है। वहां पर बाहर से लाकर इनको बसाया जा रहा है। उत्तराखंड की आपने हल्द्वानी की बात की, वहां पर वो 50, 60, 70 हजार लोग कहाँ से आ गए सर? कहीं से उनको लाकर सुनियोजित तरीके से बसाया जा रहा है ना। वहां जंगलों में देखिए आप, जगह जगह मजारे बन जाते, 2 ईंटें रखकर रातों में। हिमाचल के भी बहुत से इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि आते हैं, 4 ईंटें रखते हैं, 8 रखते हैं, हरा कपड़ा बिछा देते हैं, और अगले दिन से वहां पे लोग आने लग जाते हैं। ये जो चंचौली वाली मस्जिद है, यहाँ पर 2-4 लोग रहते हैं अमूमन, लेकिन वहां पर भी शुक्रवार को पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं। कसुम्पटी इलाके में भी एक मस्जिद मिली, वहां पर भी यही खेल हो रहा है। तो सर वो कहते हैं ना कि आप किसी को इतना धक्का मत दो अगेंस्ट द वॉल कि वो रिवर्ट बैक करें। और यही हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्योंकि उनको लग रहा है अभी ये हाई टाइम है उनके लिए भी सर। हर जगह तो देखने को मिल रहा है कैसे कैसे एनक्रोचमेंट हो रहा है, ये लोग आते हैं जंगलों में बस जा रहे हैं, तो वहां कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। पर सर ये बता दीजिए कि ये जो कुछ हिमाचल में कांग्रेस में हो रहा है, या जो फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश को देखकर विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, चलिए इसका असर हम मान लेते हैं कि हरियाणा में ना के बराबर होगा, लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां तो मुस्लिम वोट बैंक की मारामारी मची हुई है। असदुद्दीन ओवैसी एक तिरंगा रैली निकलवा देता है अपनी पार्टी के नेताओं से, तो वहां पर तो उद्धव ठाकरे भी नए नए मुल्ला बन गए हैं भाई। वो तो आजकल बहुत ज्यादा उनके चहेते बने हुए हैं, कांग्रेस वहां पर है, तो वहां पर तो इसका असर देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं होगा सर। अंजू जी, आपने कल
कश्मीर में राहुल गांधी को नहीं देखा, वो फारूक अब्दुल्ला जैसी टोपी लगा करके जो है मंच पहने हुए पर थे। किस तरीके से लोगों को लुभा रहे थे और संकेत दे रहे थे। ये गोल टोपी भी पहन लेंगे स्टेज पे, इन्हें केवल वो फारूक अब्दुल्ला जैसी टोपी पहनने की बात नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे की बात आप कर रही हैं, उद्धव ठाकरे, अब मातोश्री और बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के पुरोधा और जो एक तरीके से शक्तिपीठ मानी जाती थी मातोश्री हिंदुत्व की, उसका कैसे कायाकल्प किया है उन्होंने। वहां पर जाकर के मुस्लिम प्रदर्शन करने लगे हैं कि हम्म। साहब लोकसभा चुनाव में हमने आपको वोट वोट। दिया है, आपको सीटें दी हैं, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में जब वक्फ बिल पेश हो रहा था तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से गायब हो गए। आपको तो उसका विरोध करना चाहिए था कांग्रेस की तरह, एनसीपी की तरह। और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे का बयान भी आता है, मौलाना साहब बन गए हैं वो। उन्होंने हम्म। कहा कि भाई हम हाथ भी नहीं लगाने देंगे वक्फ बिल को, बेफिक्र रहिए। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल गांधी गोल टोपी पहनकर ही तो वायनाड गए थे सर। मुस्लिम लीग जो उनको सेकुलर दिखती है, उसके उसके समर्थन से तो उन्होंने चुनाव वहां पर जीता था, पिछली बार भी और अब की बार भी। और अब तो बहन शायद वहां से चुनाव लड़े। पर सर, ये जो नेम प्लेट वाला मामला है हिमाचल का, ये गले की फांस तो बन ही गया है कांग्रेस के। और कैसे ये उगलते हैं या निगलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये मुश्किल की घड़ी कम से कम सुक्खू सरकार के लिए तो है। सर, आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।